तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है, उसके पूरे चीजें, है ना? और उसके जो पिलर्स हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं? चार, पता है ना? उसमें से हम लोग इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ग्रुप्स क्या है, सब कुछ समझ लिए। उसमें से जो चीज था वो है इनहेरिटेंस। उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इनहेरिटेंस आसान भी था। हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना? वो सारी चीजें में समझ में आ गई, इनहेरिटेंस वगैरह। क्वेश्चन भी हमने ढेर सारे लगा लिए। आप में से कितने लोग हैं जो छुट्टियों में रिवाइज किया है? कुछ भी लाइक करके बता सकते हो कि तुमने रिवाइज किया है। याद है, छुट्टी जाने पहले हमने बोला था रिवीजन के लिए। आप में से कितने लोग ने रिवीजन किया है? बता सकते हो? बोलने के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, आप बता सकते हो। लिटिल लिटिल सर, है ना? थोड़ा बहुत है। क्या चीज? थोड़ा किया है रिवीजन, लेकिन पूरा नहीं। अभी भी पूरा नहीं हो पाया, है ना? और सतीश, रागिनी, आपने कुछ रिवाइज किया था? देखे थे वीडियोस? कॉन्सेप्ट रिवीजन किया था? यस सर। क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं करके आओगे तो फिर कोई मतलब एन नहीं है। ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस। आवाज कम आ रही है तुम्हारी, है ना? आज लग रहा है नेटवर्क इशू है। तो हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये सब इतने आसान तरीके से और इतने अच्छे सारे ढेर सारे क्वेश्चन हमने कितने सारे लगा के सब सीख लिए। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो भैया, सर हमने भी पूरा रिवीजन नहीं किया है भाई। कितना सारा दिन बचा था, है ना? एक हफ्ते हो गए। चलो, अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। आप भी खाना पूर्ति कर रहे हो, हम भी खाना पूर्ति नहीं कर सकते ना यार। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ध्यान से समझना। अभी हमारा इनहेरिटेंस हो गया है। अब जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान से बस समझते चले जाओ, सुनते चले जाओ कहानी की तरह। चार पिलर्स होते हैं oops के अंदर: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड abstraction. Okay, so these are the four pillars of the object oriented programming, and we have already covered the inheritance concept. Now we are going to study the polymorphism. What is polymorphism? So understand, like polymorphism is a combination of two words, poly plus morphism, है ना? morph, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मॉर्फ क्या 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 मीनिंग होता है मॉर्फ का? कि बहुत सारे रूप। मॉर्फ का मतलब रूप। ठीक, तो इससे क्या मिल गया, हमारा क्या शब्द बन गया? पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका एक बेसिक सा और अच्छा उदाहरण है, क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने कि भैया ऐसा कुछ दिख रहा है, ये ऐसा कुछ, इसको देख के क्या समझ में आता है बच्चों को कि ये तो कुछ वैसा लग रहा है। कैसा? कि क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग बोलते हैं ना, स्टीयरिंग। तो ये कुछ स्टीयरिंग लग रहा है, हैंडल। ठीक, इसको देख के ही समझ में आता है, दिखता तो एक ही जैसा है। ऐसे ही स्टीयरिंग होता है ना। लेकिन यही स्टीयरिंग अगर इस गाड़ी में लग जाए तो ये गाड़ी कंट्रोल होने लगती है, और ये गाड़ी में लगा दो, इस तरह की गाड़ी भी कंट्रोल होने लगती है। यानी दिखने में एक समान है, लेकिन इसका काम देखो, अलग अलग गाड़ियों को कंट्रोल करने में काम आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है, पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब है, एक के कई रूप। और देखते हैं, देखो ध्यान से, पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक शब्दों में बना है। देखो जो है ना, जैसे होता है ना मंत्र उच्चारण और उसके शाब्दिक अर्थ, तो एकदम उसी तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे समझने में आपको दुविधा सुविधा जो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो बहुत ध्यान से आप इसको सुनते चले जाओगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फ का मतलब है रूप, है ना? एक चीज के बहुत सारे रूप। एक महिला है, एक लेडीज होती है, ठीक है? उनके देखो कितने सारे रूप होते हैं। सिंपल सा, आपने नवरात्रि देखा है? नवरात्रि, तो नौ देवियों की पूजा करते हो, एक्चुअल में नौ देवियां हैं क्या? नहीं है, तो एक ही ना। उन्हीं के कई सारे रूप हैं।
यही तो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और रियल वर्ल्ड में भी देखो कितने सारे, एक ही लड़की कभी घर में जो है इस तरह से बहू का काम है, तो किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए माँ है, तो किसी के लिए बहन है। कुछ कहीं ऑफिस में काम कर रही तो वो है, कहीं बिजनेस कर रही वो है, कहीं डेटा एनालाइज कर रही है, कहीं डांस उसको करना पसंद है तो कहीं के लिए डांसर कहला रही है वो। पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक। और क्या है? अच्छा, देखो, अब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, आप अपने हिसाब से बता सकते हो। कोई और एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो पॉलीमॉर्फिज्म की, जल्दी से कोई बताना चाहे मुझे कि और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जैसे मदर हो गई से, जेंट्स भी तो होते हैं। जेंट्स जो मेल हैं, कहीं फादर हैं तो कहीं बेटा है तो कहीं कुछ है। और क्या आपने देखा है पॉलीमॉर्फिज्म का? कुछ याद आ रहा है? क्या कुछ बता सकते हो? फिर स्टूडेंट भी तो हैं, जैसे घर पे हम लोग बच्चे हैं, कॉलेज में आते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं, कहीं और जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में तो उनके फ्रेंड हो जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो बता दिया ना, वो तो हो गया, जैसे मेल हो गया फीमेल हो गया। अब मेल कहीं, अब फीमेल है तो कहीं किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की गर्लफ्रेंड है, कुछ भी मतलब जैसे बना दो। वो तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। मेन चीज है कि जैसे और कहीं कुछ उदाहरण याद आ रहा है रियल वर्ल्ड में? एक तो मैं सर नोटबुक, जैसे क्या? नोटबुक हर जगह अलग-अलग पर्पस से यूज़ होता है। अगर घर पे है तो वो हिसाब वगैरह के लिए, अगर कहीं हम लोग के पास है तो हम लोग नोट्स बनाने के लिए, और नहीं यार, हर जगह। तो ऐसे ही देखो कुछ उदाहरण है आपके, अगर समझ में आ रहे हो तो आप पॉलीमॉर्फिज्म समझ जाओगे रियल वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कोई कोडिंग नहीं है, ये कोई कोड नहीं है स्पेसिफिक, है ना। ये क्या है, रियल वर्ल्ड को ही सिमुलेट करने की कोशिश है कि जैसे रियल वर्ल्ड में चीजें हो रही, इनहेरिटेंस हो रहा है, अच्छा इनहेरिटेंस होता रहता है सबकी प्रॉपर्टीज, तो उस तरह का हम कैसे प्रोग्रामिंग करें। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए इसको ओप्स कॉन्सेप्ट बुलाता है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी वही है। जैसे आपने देखा होगा कि आप फिल्म देखते हो ना, बहुत सारे आप मूवीज देखते हो, फिल्म देखते हो, आप देखते हो एक ही एक्टर होता है, वो देखो अलग अलग, कभी कुछ रोल कर रहा है, कभी कुछ रोल कर रहा है। एक्टर्स क्या है, एक्टिंग है ही क्या, पॉलीमॉर्फिज्म ही तो है। एक्टिंग है ही क्या, कभी वो कॉमेडी करता रहता है, किसी फिल्म में वो कुछ कर रहा है, किसी फिल्म में कुछ कर रहा है, कॉमेडी। कभी एक्शन कर रहा है, कभी कुछ कुछ रोमांस कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। तो भैया, वो भी तो एक्टर भी तो एक तरह से क्या कर रहा है, एक ही आदमी के अलग अलग सारे रूप होते हैं जो हम फिल्मों में देखने जाते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो तरीके से अचीव की जाती है, या दो तरीके से हम, अब प्रोग्रामिंग के अंदर भी तो हमें समझना है। तो पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। रन टाइम मतलब ये नहीं कि भागते वक्त जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होगा वो रन टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी समझेंगे धीरे धीरे, जितना पढ़ा रहा हूँ खाली उतना अगर दिमाग में चला गया ना तो बस उतना ही, ये भी जरूरी है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीके से आ जाते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक। और रन टाइम को अचीव करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में दो तरीके से अचीव किए जा सकते हैं, ऑपरेटर क्या लिखा है, हाँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। और रन टाइम को करने के लिए वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें कंपाइलर कोड कंपाइल करते वक्त ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। क्या 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 लिखा है पीजीबी में? इसमें कंपाइलर कंपाइल करते वक्त ही समझ लेता है कौन सा फंक्शन उसको कॉल करना है। यानी एक मिनट, हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद हम कंपाइल पर दबाते हैं, कंपाइलर रन होता है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आंसर दिखता है। हाँ, रन करते हैं, एक मिनट, कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं फिर आंसर दिखता है। तो इन दो स्टेप, कंपाइल किया रन किया। तो इसका ये मतलब है कंपाइल टाइम का कि कंपाइल करते वक्त ही ये डिसीजन होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। हाँ, यही इसका मतलब है। इसके अचीव करने के दो तरीके, पहला क्या पढ़ा था, फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है सब पढ़ा चुका हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट है। बस वो अब अलग तरीके से आ रहे हैं, अब ध्यान से देखते चले जाओ। फाइव स्ट्रिंग स्ट्रिंग और क्या इंक्लूड कर लिए तो हो गया, फिर इस यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। एक क्लास बना दिया कैलकुलेटर का, पब्लिक है भाई, है ना। ये क्या है, पब्लिक डिसाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक है क्या, ये फंक्शन है, ऐड फंक्शन, है ना, विथ आर्गुमेंट और विथ रिटर्न टाइप।
तो रिटर्न में क्या इंटीजर टाइप का कुछ है तो ठीक है, ए प्लस बी ऐड करके कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। फिर हमने क्या किया, डबल बना दिया। ध्यान से देखो, पहला हमने रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है, दूसरा हमने रिटर्न टाइप में डबल रखा है। ठीक, अच्छा नाम क्या है फंक्शन का, दोनों ध्यान से देखो एक ही है, एक ही है। एक टाइम पे ये दो इंटीजर को ऐड करेगा, एक टाइम पे डबल वैल्यूज को लेगा, एक टाइम पे ए बी सी। यही सेम फंक्शन यहाँ पे अपना रूप बदल दिया है कि तीन भी इंटीजर को ले सकता है। ठीक, अब इंटरमीन के अंदर चला दो कोड भैया। कैलकुलेटर क्या है ये, कैलकुलेटर है क्या, जल्दी बताओ, कोई जल्दी बताए कैलकुलेटर क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट बोलते जाए। ये कैलकुलेटर क्या है, बताओ भाई कैलकुलेटर क्या है, और ये कैलसी क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, कैलकुलेटर क्या है और कैलसी क्या है, जल्दी से कोई बता दे। ओहो, एक बार क्वेश्चन अगेन रिपीट करिए ना। हाँ कर रहे हैं ना, कि कैलकुलेटर क्या है और कैलसी क्या है, यहाँ पे जो दो वर्ड्स लिखे हैं इनका क्या है सिग्निफिकेंस। चलो बढ़िया, एक आंसर आ गया। कैलकुलेटर क्लास है और कैलसी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इन क्लासेस पढ़ रहे हो, अगर यही नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या, क्लास ऊपर बना देते हैं हम लोग। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ऐसे ही तो पढ़ पढ़ के समझते हैं यार, रिवाइज करते हैं, रटते थोड़ी है किसी चीज को बैठ बैठ। क्लास क्या है, कैलसी ऑब्जेक्ट है। हाँ बढ़िया, हमने नॉर्मल पढ़ा था ना, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, उसके ए लगा दिए तो एक तरह का वेरिएबल है, उसी प्रकार यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, और क्या। फिर अब क्या है, सम ऑफ 5 and 10 इज, कैलसी में हमने क्या वैल्यू डाला ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या पास कर रहे हैं ऐड के अंदर, 5, 10। अब देखो ये किसको बुलाएगा, ध्यान से समझ में आ रहा है, ये किसको बुलाएगा, कौन से वाले बता सकते हो। ये 5, 10 जब पास करेंगे तो ये इन तीनों में से एक, दो और ये तीन, तीनों किसको बुलाएगा, जल्दी से बताए, एक दो तीन किसको बुलाएगा, किसको कॉल करेगा, एक दो तीन। सर फर्स्ट को। फर्स्ट को कॉल करेगा, ऑटोमेटिक ही ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, तो लाइक करते जाना है ठीक। और दूसरा वाला क्या, 3.5, 2.5, ये डबल वैल्यू में चला जाएगा। और तीसरा क्या है, 1, 2, 3, तो ये तीसरे वाले में चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये फंक्शन ओवरलोड कर दिया गया है। ठीक, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं भैया, चलो इसको हम रन करके देख लेते हैं, क्या बात सही है। आप स्पीड मैच ही नहीं कर पाओगे, आप रिवाइज मत करिए, देखो आपको मजा आएगा। आप स्पीड ही नहीं मैच कर पाओगे, सब ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो, कैलकुलेटर फंक्शन क्या है, क्लास है, ठीक है। ऐड फंक्शन था, है ना, ऐड फंक्शन था। और इसके अंदर देखो तीन अलग अलग, तो जो नाम एक, लेकिन रूप अलग अलग। जब जहां जरूरत पड़ी वैसा रूप धारण कर लिया। इतना आसान है पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक कॉन्सेप्ट है। आगे, ये क्या कुछ क्या बोल रहा है भाई, इसमें वाइड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, कुछ इंटीजर आई पास होगा तो इंटीजर प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग पास होगा तो स्ट्रिंग कर देगा। और नाम क्या है, प्रिंट प्रिंट है। चलो, क्या ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई बात। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है, जल्दी से कोई बताए फटाक से, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे लगा है, जल्दी से एक्सप्लेन कर, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फ बोले, कोई आपसे बोले पॉलीमॉर्फिज्म का कोड लिखिए, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को समझाइए। समझा तो दिया सर, एक के दो कई सारे रूप, लेकिन कोड कैसे करेंगे, तो वो देखो जैसे होता है। इतना छोटा सा है कॉन्सेप्ट, कहीं लिख के आगे कहीं कोई समझा दिया ना, आराम से क्लियर, चाहे एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू कुछ भी। आप बताइए इसमें कि पॉलीमॉर्फिज्म है कहाँ, किस बात से साबित हो रहा है कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। जल्दी जल्दी, हाँ सतीश बोलो। प्रिंट फंक्शन है, सेम नेम। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेट यहाँ पे देखो क्या क्या ओवरलोड हुआ है भैया, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग है ही क्या, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ पहली बार। फंक्शन विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स,
उनका काम अलग हो जाए, अलग अलग तरीके का आर्गुमेंट पास करो, लेकिन नाम वही है, काम अलग है, रूप अलग अलग। समझ लो एक ही फंक्शन है, देखो ध्यान से, इसमें अलग है। तो ये बात समझ में आ गई तो लाइक करो पॉलीमॉर्फिज्म का कोड। बढ़िया। राजू कहाँ दिक्कत हो रही है? अच्छा आ गए, चलो सेजल यस सर। आगे समझ में। यस सर। बढ़िया, चलते हैं आगे फटाफट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक मिनट, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था? फंक्शन का नाम वही रहेगा, काम बदल जाएगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या समझ में आ रहा है सर? कुछ ऑपरेटर वही रहेंगे लग रहा है ना? और काम बदल जाएगा, ऐसा क्या? हाँ वही। ऑपरेटर कौन कौन से? अरे वही ना पढ़े थे यार, प्लस माइनस, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट, और वो अरिथमेटिक, कंपैरिजन, ऐसा कुछ है क्या? हाँ वही, जितने ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए उनको ओवरलोड कर देते हैं। जरूरत क्या है? उससे पहले तो ये है क्या, हमें सी प्लस प्लस के एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जैसे कि प्लस माइनस इक्वल टू ये सब होता है, बनाए हुए ऑब्जेक्ट क्लासेस के लिए एक नया मतलब। कुल मिला के ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया आप जो प्लस है ना, तो आप ए प्लस बी लिख देते हो, तो वैल्यू 10 आ जाती है अगर ए 5 है और बी 5 है। सिंपल। दो वेरिएबल बनाते हो, ए के अंदर 5 डाल दिया, बी के अंदर 5 डाल दिया, ए प्लस बी कर दिया, ऑपरेटर लगा दिया प्लस वाला, तो आंसर आ जाता है सी में 10। सी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी लिख दो आप, तो ए प्लस बी वैल्यू उसमें ऐड होके सी में 10 हो गए। ये तो वेरिएबल्स के लिए हो गया ना। ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करोगे? ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट ऐड ही नहीं कर सकते। जो बिल्ट इन बने हुए हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना यूज करने के लिए बने हुए हैं। ये आपने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया और वो ऑब्जेक्ट से आप सोच रहे हो आप वैल्यूज ऐड कर लोगे प्लस का यूज करके? नहीं कर सकते। इसलिए हमें बताना पड़ता है कि भैया, अच्छा एक काम करो कि ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि अब से प्लस का मतलब ये होगा कि भैया प्लस ऐसे ऐड होगा, प्लस का मतलब ऐड होगा। तो ऑब्जेक्ट ही उसके दो वैल्यूज के ऐड होंगे ऑब्जेक्ट के, तो उसकी मीनिंग हम डिफाइन कर देते हैं। ओवरलोड। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोड। तो आइए उसको फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। कहाँ गया? ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा ये है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप कुछ लिख दिया, क्लास का नाम लिख दिया। यहाँ पे देखो ऑपरेटर वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे जो सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, प्लस को करना है, प्लस लिख दिया। आर्गुमेंट को पास कर दिया, आर्गुमेंट को। और उसके बाद क्या है, फंक्शन की बॉडी बना दिया। सिंपल। इतना सा ही लिखना होता है और उसके बाद ये ओवरलोड हो जाता है। अब आइए फटाफट देख लेते हैं कि कैसे ओवरलोड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसको ध्यान से पहले पढ़ लो जल्दी में, है ना? दिमाग में उतार लो। पढ़ लिया? फटाफट समझाना स्टार्ट करें। कुछ नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप पहले बेसिक प्रैक्टिस करके आओगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना फिर ऐसे उलझते रहोगे, क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो बेसिक अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसी से आप कुछ नया बना पाओगे। और कुछ चीजें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस से ये होता है। कोड अगर आपको लग रहा है बिना लिखे, है ना, सदियों तक आपके दिमाग में बना रहेगा, तो मैं जो उत्तर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट तो बना ही रहेगा, लेकिन अब कोड बना रहे भैया, उसके लिए आपको कंप्यूटर पे हाथ पैर चलाना पड़ेगा, जिससे भी आप टाइप कर पा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है भैया, यहाँ पे देखो क्या है, क्लास बना दिए नंबर के नाम से। चलिए जी, पब्लिक के अंदर कोई बता सकता है क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक की प्राइवेट? जल्दी से, जल्दी से। जी सर, क्या पूछ रहे हैं? क्लास के अंदर वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पब्लिक की प्राइवेट? बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। तो भैया पब्लिक क्यों लिखे हैं जब बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है? तो प्राइवेट होती अगर है जैसे ना। लोग उस पे कोई चीज नहीं लिखते हैं ना, पब्लिक या प्राइवेट कुछ नहीं लिखते, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहती है।
अरे यही देखो गड़बड़ कर दी है ना। बताओ भैया, सही बोल रही है क्या सेजल? बाकी लोग बताइए भाई, आराम से सोच के बताइए। बता चुका हूँ स्ट्रक्चर और कौन से स्ट्रक्चर और तभी तो मैं स्ट्रक्चर से हम आगे आए थे ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है और क्या भैया। स्ट्रक्चर से हम आगे क्यों आए थे? स्ट्रक्चर छोड़कर क्यों जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट इन क्लासेस की? सिक्योरिटी नहीं थी यार। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट पब्लिक कर दे रहा था सब कुछ। तो हमने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही पूरी क्लास के लिए आई है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। इसमें पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक के लिए पब्लिक लिखना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट तो है ही। प्राइवेट लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। और जो चीज पब्लिक में लिखोगे वो पब्लिक बन जाएगी। बोलो सेजल, बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। नो सर, ये वाला नहीं समझ में आया। रिवीजन रिवीजन करो, स्ट्रक्चर वाली क्लास देखना, और जहाँ से क्लास एंड ऑब्जेक्ट चालू हुआ था वो रिवीजन करो भैया। बाकी लोग तो बता रहे हैं प्राइवेट प्राइवेट। एक सेकंड सर, मैं ना मतलब नोट्स बनाई थी आपका वाला, एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। हो सकता है कंफ्यूज होकर भूल गई हूँ। रिवीजन नहीं होगा तो ऐसे ही होगा ना यार। तुम सोचो तो एक बार रिवाइज कर लेते दिवाली की छुट्टी में, तुम्हारा काम हो जाता आसान। सर किए थे, किए थे। चलो कोई बात नहीं, होता है यार, थोड़ा सा क्या, ज्यादा पटाखे जल जाते हैं आसपास ना, तो फट 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 सब निकल जाता है है कि नहीं? ये सर आप बताए थे, अगर कोई इसमें हम लोग नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही हो जाता है। चलो मैंने ये लिखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है वो, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है ना, अच्छे से अभी समझ लेते हैं। तो देखो प्राइवेट, ये क्या क्या पब्लिक लिख दिया, और इसके अंदर क्या हमने बात लिख दी भैया, इंट वैल्यू। और ये कंस्ट्रक्टर, अरे यार नीचे चलते हैं पहले, इंट मेन से है ना। पता नहीं क्या ताम झाम लिखा हुआ है सब ऊपर। इंट मेन में क्या बात की जा रही है, मेन फंक्शन के अंदर नंबर कुछ है। नंबर क्या होता है? अच्छा क्लास है नंबर, ठीक है। N1 क्या है? ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। बात भी सही है। वैल्यू पास कर दिया गया है 5 और 10। चलिए भैया, नंबर जो है इसके अंदर क्या है? अच्छा डेटा टाइप एक और बनाया गया है, N3 टाइप का ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट और बनाया गया N3, जिसके अंदर N1 प्लस N2 हो, जिसके अंदर N1 प्लस N2। चलिए भाई, बात तो समझ में आ गई। एक मिनट सर, आपने तो भी बताया ऑब्जेक्ट को ऐड ही नहीं कर सकते, ये कैसे हो गया? कैसे आंसर आ जाएगा फिर 10 और 5 15 15? जब ऑब्जेक्ट को ऐड ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कोड कैसे चलेगा? है नहीं। पहले तो कोड ही चला लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं सच में एरर है, कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो भैया, छू मंतर आंसर आ जाए 15। अरे वाह, आंसर तो आ गया। एक मिनट, तो क्या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है क्या? नहीं, गड़बड़ी नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं हम। अब ये जो ये तामझाम लिखा हुआ है ना, ये सब ये पूरा जो तामझाम आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये खाली यही कॉन्सेप्ट है। ये जो 3 लाइन है ना, ये सॉरी, ये जो तीन इसके अंदर जो भी बात है, एक लाइन है ना जो दिख रही है, इसके अंदर 3 बात लिखी हुई है। इसी बात को यहाँ पे संक्षिप्त में पूरा ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है इसके अंदर। इसी के कारण ये डिफाइन हो रहा है। इसी के कारण वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि भैया अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को ऐड कर दिया, N1 प्लस N2 कर दिया। सोचो तो कितना शानदार है ये। यानी कि दोनों के वैल्यूज को ही ऐड कर डाला। अब कैसे कर रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो ध्यान से देखो। अब जैसे इसी के अंदर बता देंगे। चलो ये देखो, कहाँ गया भैया, डिलीट। चल रहा है कि नहीं पेन? हाँ चल रहा है। तो देखो, एक नंबर बनाया गया क्लास, उसके अंदर N1 N2 ये सब है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है ना, तो अपने पास को थोड़ा सा ही है, उसी को लगाना है। और ऐसा लगाना खत्म ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं N1 और N2। और N3 के अंदर क्या डाल दिया गया, N1 प्लस N2। चलो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते सर, ऑपरेटर ओवरलोड करिए जल्दी से, क्योंकि ये प्लस का कोई मीनिंग नहीं है ऑब्जेक्ट में। आइए मीनिंग बनाते हैं। तो रूल वही है, पहले क्लास का नाम, फिर वो कुछ ऑपरेटर वगैरह का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, फिर प्लस वो सिंबल डालना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेटर आप ओवरलोड करना चाहते हो। फिर कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट किस लिए लिख दिया? ताकि भैया उसका होना क्रिएट हो। कांस्टेंट लिखने से क्या होता है, बताओ जल्दी से। बताओ, कांस्टेंट लिखने से क्या होगा?
ताकि वैल्यू चेंज ना हो, है कि नहीं। फिर भैया वही, यस सर। और नंबर लिख दिया, और फिर ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, एड्रेस ऑपरेटर कैसे यूज करके, रेफरेंस बाय रेफरेंस, कॉलिंग बाय वैल्यू कॉलिंग, ये सब हो चुका है, आर्गुमेंट वगैरह। ठीक। इसमें पता है इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग समझ जाओगे ना, खेला हो गया। n1 प्लस n2, इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट को ऐड तो कर नहीं सकते, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले n3 किस तरह का डेटा टाइप है, किसका डेटा टाइप है, वो किस क्लास में जा रहा है। तो देखो ध्यान से, ये नंबर का है, यानी नंबर जो है, अच्छा ठीक है, इस तरह का नंबर का यूज होगा। हम इसमें कर क्या रहे हैं, ध्यान से देख रहे हो, n1, इसकी मदद से, इसकी मदद से हम प्लस को, ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, इसकी मदद से प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, पास कर रहे हैं n2 को। ये तीन बातें हमें बोलने, और इसको सब की वैल्यू कहाँ जाएगी, n3 में जाएगी। हम ऑपरेटर को ओवरलोड करा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की मदद से, एक ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ जो पहला ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से हम इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कराते हैं, फिर आर्गुमेंट में पास करते हैं n2 को, और ये दोनों की वैल्यू ऐड होके चली जाती है n3 में। ठीक, ये कहानी है। अब बस सिंपल से ये समझ लो, क्या, ये लिख दिया सिंटैक्स है भैया, नंबर एक तरह का डेटा टाइप। अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, टेम्प जीरो, इनिशियलाइज कर दिया टेम्प जीरो। समझ लो, टेम्प में टेम्पोररी वेरिएबल, एक तरह से समझो कि उसके अंदर कोई वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो एक तरह से अब क्लास पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, टेम्पोररी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। टेम्प डॉट वैल्यू, ये है वो तीसरा वाला आदमी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे थे ना, तभी तो ए और बी जो है 10 और 5 15 15 हो रहा है। तो ये हो गया सी जो टेम्पोररी भी बना हुआ है। फिर वैल्यू किसकी मदद से कर रहे हैं हम? ये जो पहला वाला पास हो रहा है, तो यानी एक तरह से यहाँ पे n1 जा रहा है, जो ए है, और ये ऑब्जेक्ट जो डॉट वैल्यू, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ऐड करा रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, n1 और n2। तो ये आपको लिखना है, जिस वजह से आप टेम्पोररी के अंदर वैल्यू डाल पाओगे, ठीक। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, जो ऐड होके जो वैल्यू आएगी जो ऑब्जेक्ट के अंदर, वो रिटर्न करेगा 10। अच्छा ध्यान से देखो, ये सारा चीज कहाँ जा रहा है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आप देखो ध्यान से, जो जो प्रिंट आउट का काम कर रहा है, जो कॉलिंग का काम है, एन थ्री डॉट डिस्प्ले, यही फंक्शन चलेगा तभी तो कुछ आंसर आएगा स्क्रीन पर, अदरवाइज ये फंक्शन ही ना चले मेन पे, तो आंसर कैसे आएगा। तो जिस फंक्शन ने जब कॉल लगाया, तो ये कॉल यहाँ पे गया, कॉल जब यहाँ पे गया, तो ये डिस्प्ले के अंदर वैल्यू, वैल्यू के अंदर वैल्यू, ये तो वैल्यू स्टेटमेंट हो गई, और ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू कहाँ इनिशियलाइज हो रहा है, कहाँ डिफाइन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर जो है इसको इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक। जो भी वो आर्गुमेंट जो भी आएगा रिजल्ट नंबर के अंदर, वो यहाँ पास कर देगा और उसको वैल्यू में डाल देगा, सिंपल। तो यहाँ से टेम्प से नीचे से क्या उठ के आएगा, इनिशियल जीरो है, सम में इनिशियल जीरो है, तो सम है जीरो है। अब यहाँ पे 10 और 5 15, यहाँ से उठ के आ रहे हैं 10, ये रहा 5, पहला है 5 और फिर है 10, ये उठ के जाएंगे कहाँ पे, ऊपर 10 5 15 जो टेम्प हो रहा है, ठीक है, टेम्प के अंदर। अब यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगी, 15, और वही वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसे काम करता है। ये कंपाइलर क्या है ना, ध्यान से देखो, आपने किस नाम से फंक्शन बनाया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक तरह से आपने जो है ऑपरेटर के नाम से ही, प्लस के नाम से एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन भी तो ऐसे ही बनाते थे ना हम, किसी भी नाम लिखते हैं, पहले नेम लिखते हैं, फिर ये वाला सिंबल लगाते हैं, फिर अंदर डिफिनीशन लिखते हैं। इसका नाम है क्या, इसका नाम है क्या, प्लस। हमने प्लस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन कर दिया, यानी कि भैया उसको तो पता ही नहीं था ऑब्जेक्ट को ऐड करना, प्लस को नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट को भी ऐड करना होता है कैसे। प्लस को पता है वैल्यू ले लो 10 और 5 15, तो हाँ वो कर दूंगा, नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन जैसे ही आप n1 और n2, जैसे ही आप ये लिख रहे हो n1 प्लस n2, उसी तरह कंपाइलर समझ गया, 1 मिनट, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी आपने जरूर लिखा होगा, कहीं न कहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लगाया होगा। तो कॉन्सेप्ट वो कहाँ चला जाता है, सीधे ऑपरेटर के पास जाता है, जहां पे ऑपरेटर कीवर्ड है, जहां पे आपने ऑपरेटर प्लस फंक्शन को कॉल करता है, ताकि दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को ऐड कर सके। और फाइनली जो डिस्प्ले फंक्शन यूज हो रहा है, वो प्रिंट आउट के लिए यूज हो रहा है। ये जो है कंस्ट्रक्टर है, ये वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, और प्लस ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अब
और इसका नाम क्या है? नंबर। ये कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसका देखो ध्यान से, नंबर नंबर सेम है ना। हमने आपको आपको पहले ही बताया था कि भैया कंस्ट्रक्टर में सेम नाम होता है, किसका? क्लास का और फंक्शन का। तो जब सेम नाम रहेगा तो वो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा। उसको अब चलाने के लिए अलग से कुछ कोड वोड नहीं लिखना पड़ता कि नहीं भैया अब इस फंक्शन को भी चलाने के लिए नीचे मुझे मेन में जाके कुछ करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट चल जाता है। क्लास बनी, ऑब्जेक्ट बना, बस चल गया, बात खत्म। ठीक। एक और एग्जाम है क्या? आंसर क्या आएगा? जल्दी से आप प्रेडिक्ट करके कोशिश करिए, और इसमें बताइए सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है और कैसे पता चल रहा है आपको कि ओवरलोड हुआ है? कैसे पता चल रहा है? जल्दी से कोई मुझे बता सकता है तो हैंड रेज करके इसको बताइए। इस कोड को पढ़िए अच्छे से और मुझे समझाइए, बस इतना बेसिक सा कि कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है और कैसे पता चल रहा है आपको कि वो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, और इसका आंसर क्या है। सब कुछ स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो सब लिखा है, क्यों पूछा जा रहा है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अगर समझ में आ जाए। वो सिंटेक्स है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पता है क्या आपको कहा? वो सिंटेक्स है, वो आपको लिखने से ही आएगा, याद रखना। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो सिंटेक्स है। कॉन्सेप्ट बताओ, समझ में आ रहा है कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है? पहला। दूसरा कि कैसे पता चल रहा है इस प्रोग्राम में कि ऑपरेटर ओवरलोड भी हुआ है? तीसरा आउटपुट कैसा क्या आ रहा है? जल्दी से कोई बता दो। बता दो भैया, आगे बढ़ते हैं। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर सबको, ये वाला जो भी ये प्रोग्राम कोड? ऐसा तो नहीं है अंधेरा हो गया? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा कि नहीं? कोई कुछ बोल पाएगा? बस खाली इतना ही बताना है, 3 क्वेश्चन आंसर देना है। जो आ रहा है मन में, हमेशा क्या बोलता हूँ, गलत सही वो आपका काम नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका काम है जवाब देना। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप एज ए स्टूडेंट आपका कोई मीनिंग नहीं। जवाब हमेशा देना चाहिए, कुछ ना लगे, कुछ तो थोड़ा बहुत लगे उसके हिसाब से, है ना, कि यार लमसम कुछ इतना हो सकता है। अभी सीखने का समय है। जब एक्चुअल में जवाब देना होगा जहाँ ना, वहां पे आप सोचिएगा बैठ के खूब। चलो, राजीव का कुछ आंसर आ गया। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, आउटपुट 1 आएगा। और कैसे जो है ये पता चल रहा है आपको कि ओवरलोड हुआ है? राजू, आवाज आ रही है? बोल सकते हो? ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आप एकदम से ऐसे सन्नाटे में चले जाते हो एकदम से, है ना, जैसे होता है ना शोले में गब्बर आ जाता है अचानक से होली के गाने के बाद। ऐसे ही हो रहा है क्या? सर, अरे जो बोलो हम ना, लोग बोलो। इसमें यूज किए और वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, ये ऑपरेटर ओवरलोडेड का काम कर रहा है। वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडेड का काम कर रहा है, जिसके वजह से आंसर काउंट 1 आया है आउटपुट। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया। अब देखो बता रहा हूँ फटाफट, है ना। इतना देर मत लगाओ, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, जो भी मन में आ रहा है बोल दिया आदमी, इतना क्या सोच रहा है? सोचना नहीं होता। ठीक है, सतीश और आदमी ध्यान सुन रहे हैं। देखो, और क्या लिखा है? इंक्लूड आई स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लास वगैरह काउंटर बन गया है। अच्छा, काउंटर बन गया। काउंटर नाम से कंस्ट्रक्टर है, समझ गया। अच्छा, कुछ लिखा हुआ है ऑपरेटर प्लस प्लस, नीचे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है
काउंटर सी। तो ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है। और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो किसको, ऑब्जेक्ट को। सबसे पहली बात तो भैया यहीं से कंपाइलर ढूंढना चालू करेगा। आपने जैसे ही ये लिखा, कंपाइलर कहेगा ऑपरेटर ओवरलोड मुझे चाहिए, क्योंकि ओवरलोड हुआ होगा तभी तो आपने ये लिख दिया। आपने हिम्मत कैसी हुई लिखने की? आपकी हिम्मत हुई कैसे? आप तो वेरिएबल के साथ लिखते हो ना, आपने ऑब्जेक्ट के साथ कैसे लगा दिया? कंपाइलर यहीं पर आके अटक गया। वो यही पहचान गया, इसका मतलब इसने ऑपरेटर को ओवरलोड इस्तेमाल किया है। तुरंत खोजेगा, फटाक से ऊपर जाएगा। क्या बात सही है क्या? आप देखो यहाँ पे ऑपरेटर, ये क्या है, फंक्शन ही तो है, कुछ है थोड़ी ना। अरे यार, आप इतना कठिन क्यों समझ रहे हो किसी चीज को? फंक्शन है ये, और कुछ नहीं है। आप फंक्शन बनाते हो ना नीचे ऊपर कहीं भी किसी नाम से, ये ऑपरेटर के नाम से बना दे रहे हो, और क्या। अब भैया ये ऑपरेटर का काम है एक इंक्रीज करना। इसको बता देता हूँ, ये भैया काउंट जो भी होगा वो प्लस प्लस कर देगा, एक इंक्रीज कर देना चुपचाप। काउंटर की जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट बनते कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, काउंट की वैल्यू ऑलरेडी पहले जीरो है, तो पहले वन होगा, वैल्यू के पहले जीरो होगा। सिंपल सी बात है, पहले जीरो होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनते, ये जो सी आपने लिख दिया ना, यहाँ चल गया हो, काउंटर चल गया। समझ रहे हो नहीं? ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? बहुत ही बेसिक सी चीज है भाई, ये कुछ कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, फंक्शन ही है एक तरह से। दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस, बस उनको हम इस तरह बोल रहे हैं। पहले फंक्शन को हम नाम लिख लिख के ओवरलोड कर रहे हैं अलग अलग, है ना। इसमें क्या है, ऑपरेटर के नाम से बना दिए, बस सिंबल लगा दिए, कहानी तो वही सब कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या है, देखो ना, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये तो जैसे ये सी डिफाइन वो ऑब्जेक्ट बना, ये चल गया, खत्म, ये चल गया। तो भैया चल गया तो काउंटर की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, फटाक से जीरो हो जाएगी। जीरो हो गई काउंट की वैल्यू। अब नीचे आया, देखा भैया ऑपरेटर का इसका मतलब क्या है, उसने समझा। सी का प्लस प्लस सी का, तो इसका मतलब है भैया कि प्लस प्लस का ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, फंक्शन बन गया, क्योंकि फंक्शन की तरह से ही आप इसको समझ पाओगे। आप फंक्शन नहीं बनाओगे काम नहीं करेगा। ये कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये हम बना रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो, उसी ऑपरेटर को हमने ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड मतलब है क्या, पता है ना? ऑपरेटर अभी फंक्शन ओवरलोडिंग से समझा, सेम नेम का डिफरेंट वर्जन। तो यहाँ पे भी तो वही है, नाम वही है, लेकिन हमने को काम किस तरह से बना दिया। हमने काम ऐसा बना, जिस पर पहले होता था वेरिएबल्स के लिए, अब हमने खुद के इस्तेमाल के लिए उसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया। ठीक। तो प्लस प्लस के नाम से बनाया, ये क्या करेगा, काउंट को प्लस प्लस कर देगा, अब वन हो जाएगा। लेकिन ये इसका डिस्प्ले का काम कौन कर रहा है, ये देखो, सी डॉट डिस्प्ले, ये रहा, ये डिस्प्ले का काम कर रहा है काउंट का। और आंसर क्या आएगा, ये देख लो फटाफट। बात समझ में आ गई तो लाइव बोलो, इतना छोटा छोटा कहीं भी लिख के चले जाओ, पूरे नंबर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। सिंपल, बढ़िया आ रहा, सबको आ गया। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना, वही था। या भागते वक्त जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, नहीं, हमने आपको बताया ना कोड एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, फिर आप प्लस रन करते हो, तब तो होता है ना, दिखता है। तो कंपाइल टाइम तो समझ गए, कंपाइल करते वक्त यानी कंपाइल दबाएंगे ऊपर तो उसी वक्त डिसाइड होगा। लेकिन रन टाइम क्या है, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये प्रोग्राम के रन होते वक्त डिसाइड होता है। सिंपल। यह फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव किया जाता है। ठीक है, इतना सिंपल है। आइए देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या इसका समरी है, क्या सीन है, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। ये कौन सा था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। अब देखो ध्यान से, फंक्शन ओवरराइडिंग, जब एक डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड मतलब चाइल्ड, क्लास अपनी बेस यानी पेरेंट क्लास से किसी फंक्शन को अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से डिफाइन करना चाहे, और उसे फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर सेम होना चाहिए।
पहले इसको आप अपने भी लैंग्वेज पढ़ लो, अपने हिसाब से भी पढ़ लो। पढ़ लिए, आगे बढ़े। चलो आइए समझते हैं। ध्यान से देखो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, यही दो चीजें और कुछ नहीं। और सब मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं बताऊंगा। ठीक, आइए। फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। आउटपुट बताइए फटाफट। चलिए, आउटपुट बताइए। पहले खुद से जाइए, खोजिए कहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट बताइए। सब पढ़ा चुका हूँ, बस अब उसको बता रहा हूँ कि हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट ऐसा था, ये कौन, ये बताया ना आपको, जो चार पिलर्स हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया तो चार पिलर समझना कोई कठिन चीज नहीं। वर्चुअल इसलिए लगा यहाँ पे, वर्चुअल का मतलब बस इतना ही है, वो आपके लिए नहीं है। वो इसलिए लगा है क्योंकि वो रन टाइम में बस वो चेक करेगा। वर्चुअल नहीं लगेगा तो कंपाइल टाइम में। वर्चुअल लगा के हम अचीव करते हैं क्या, कि रन टाइम में वो चेक करे किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। बस यही होता है। उसमें क्या था याद है, इसके पहले जो हमने किया था, तो वो फंक्शन क्या है, कंपाइल टाइम में चीजें चल रही है। जैसे आपने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा है कि नहीं, कंपाइल टाइम में ही समझ में आ रहा, कोड देख के समझ में आ जा रहा उसी वक्त किसको चलाना है। तीन वेरिएबल है सर, इसको चला दो। चार वेरिएबल है सर, ये वाला चला दो। डबल वाला है, अच्छा सर ये वाला चलेगा। इसमें देख रहे हो आप, इसमें, ये देख, ये मत बोलना ये सब समझ नहीं आ रहा है, समझाने वाला भी नहीं है। सब समझा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर बोलो, क्या किसको किसको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या रहा है। जल्दी लाइक कर दे, बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। रागनी को समझ में आ गया, राजू को समझ में आ गया। रिवाइज नहीं करके आओगे कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर चला जाएगा, बैठे रहोगे हलवा पूरी खाओगे और कुछ नहीं। भैया, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर वाला चीज है पूरा ये। पूरी आखिरी में बताया, 15-20 मिनट इसी को समझाया हूँ कोड में, पिछले क्लास में। आपने देखा ही नहीं। मैं ऊपर से इतनी बता रहा हूँ कि ये मेक साउंड को कॉल करेगा, पॉइंटर के थ्रू ये कॉलिंग है और कुछ है नहीं। जो चीजें हम पहले नॉर्मल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, वही सेम चीजें पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था, एक चीज को आप वेरिएबल के थ्रू भी वैल्यू प्रिंट आउट करा सकते हो, एज इक्वल टू 10। या उसके एड्रेस यानी पॉइंटर के थ्रू क्या है, उसका एड्रेस स्टोर है कहीं भी, एड्रेस स्टोर है भैया, तो उसके थ्रू भी तो आप 10 प्रिंट आउट करा ही सकते हो, दोनों तरीके से। तो वही चीज है, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट है। पॉइंटर करता क्या है, एड्रेस स्टोर करता है, तो उसके एड्रेस पे घुस जाओ और जो वैल्यू रहेगी, जो भी चीजें रहेगी, वहां से उसके थ्रू कॉल करो, उसके थ्रू यूज करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मेक साउंड, मेक साउंड, पहले में भी डॉग ऑब्जेक्ट का मेक साउंड कॉल हुआ है, दूसरे में भी वही फंक्शन है। फंक्शन सेम है, यानी कि बना कहाँ कहाँ है। सबसे पहला एक क्लास बना एनिमल, एक क्लास बना एनिमल, ठीक है। इसके अंदर एक डॉग क्लास है, एक डॉग है। फिर एक डॉग के बाद जो है कैट है। पहले सबसे पहले जल्दी से कोई बता दे कौन सा वो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस है, कौन सा वाला इनहेरिटेंस है, जल्दी से कोई बता सकता है। किस टाइप का इनहेरिटेंस। देखो कोड देख के ही समझ में आ रहा है ना, इनहेरिटेंस हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा एकदम अलग नहीं है बहुत ज्यादा। नहीं, सिंगल नहीं है ना। क्या ये हायरार्किकल नहीं है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक से उत्पत्ति, वहां से बहुत सारे। फिर डॉग के भी मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, कैट के भी बहुत सारे वैरायटी। तो हायरार्किकल नहीं हो गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर। याद करो, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, कितना सारा बताया था। तो सिंगल तो एक था ना, ए से बी, खत्म। तो सिंगल तो ही नहीं था। तो देखो भैया, ये चीज ऐसे है, कैट और बॉय, अरे बॉय नहीं, क्या नाम था इसका भाई,
अच्छा डॉग था, हाँ। ये इरेज हो गया ना गलती से। तो वही मैं सोचूं कैट और बॉय कहाँ से आ गया इनका। है ना डॉग। तो देखो, हाँ देखो, हाँ भाई। डॉग उल्टा गॉड। तो ये मैं क्या बोल रहा था, डॉग एंड कैट। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर क्लास बनाई एक्सटेंड कर दी, क्योंकि एक्सटेंड का यूज किया गया ना यहाँ पे, एक्सटेंड का देखो, वही वाली चीज है। अच्छा उसके ऊपर क्या है, वर्चुअल कीवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो वर्चुअल कीवर्ड कीवर्ड का क्या मतलब है, लेट बाइंडिंग करेगा। लेट मतलब क्या होता है, रन टाइम में समझेगा चीजों को, किसको क्या करना है। कंपाइल टाइम में तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। आपने एक ही नाम से 50 चीजें कर दी हैं। एनिमल मेक साउंड, कुछ प्रिंट हो रहा है स्टेटमेंट, वर्चुअल वाइड है, रिटर्न टाइप ठीक है, वाइड है यहाँ पे भी रिटर्न टाइप, यहाँ पे अंदर यहाँ ध्यान से नाम सेम है दोनों का। मेक साउंड ये डॉग, और कहाँ गया कैट, मेक साउंड। सोचो एनिमल मेक साउंड एनिमल क्लास के अंदर भी लिखा हुआ है, फिर डॉग के अंदर भी वही फंक्शन मेक साउंड, कैट के अंदर भी वही फंक्शन मेक साउंड, उसके अंदर भी सेम रिटर्न टाइप, इसके अंदर भी सेम रिटर्न टाइप, इसके अंदर भी सेम रिटर्न टाइप। सर इसके अंदर भी सेम टाइप का आर्गुमेंट कुछ है ये नहीं, इसके अंदर भी खाली है आर्गुमेंट, इसके अंदर भी है। यानी ये एक मिनट है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है ये। ओवरलोडिंग में तो ऐसा था ना कि अंदर जो है कुछ पास कर रहे हो तो उसका आर्गुमेंट चेंज करते थे ना। पहले ए बी है, फिर ए बी सी कर दो सर, या कुछ डिफरेंट टाइप का आर्गुमेंट दे दो, है ना, फ्लोट वगैरह दे दो। तो फंक्शन ओवरलोड समझ में आता था, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। लेकिन यहाँ पे देखो सब बराबर है, सब। खाली स्टेटमेंट को हटा दिया जाए, अंदर के डिफिनीशन के स्टेटमेंट को, बाकी डिक्लेरेशन सेम है। तो भैया रन रन टाइम पे ही कंफ्यूज हो जाएगा। रन टाइम पे ही कंफ्यूज हो जाएगा, सॉरी कंपाइल टाइम पे ही कंफ्यूज हो जाएगा अपना वो कंपाइलर। उसको बचाने के लिए हमने वर्चुअल लिख दिया है ऊपर। वर्चुअल लिखते ही इस फंक्शन क्या होगा। अब ये ये फंक्शन क्या है, अब एक नाम तो एक ही है, रूप अलग अलग है अभी भी, क्योंकि बात तो समझ में आ गई तुमको कि हर क्लास में यूज हो रहा है, यानी रूप तो अलग अलग है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसका डिसीजन कब होगा, रन टाइम पे होगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल कीबोर्ड लगा दिया गया है। तो अब बताओ, आपने सबसे पहले क्या कॉल किया, डॉग ऑब्जेक्ट का मेक साउंड, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला। अब जब कैट ऑब्जेक्ट का मेक साउंड कॉल करोगे तो आंसर आएगा ये वाला। आप देख लीजिए यहाँ पे, आसान है सब, है ना, कुछ टफ ऑफ नहीं है। ये देखिए, पढ़ते जाइए यार, एकदम है ना, समझते जाइए। ये देखो भैया, सर वो वर्चुअल थोड़ा हटा के दिखाओ ना, ऐसे जादू। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कैसे भाग रहा है कोड। कोड आपके कंट्रोल से कैसे भाग गया, बोलो। कोड आपके कोड से कैसे भाग रहा है, देख रहे हो। मैंने वर्चुअल हटाया, कोड आपके कोड जो आप एक्चुअल में लॉजिक चाह रहे थे लॉजिक ही खत्म। फिर आप सोचोगे सर ये ताम झाम इतना करा, मैंने इनहेरिट किया इतना बढ़िया बढ़िया से, क्या मतलब हुआ। तो भैया मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि आप खाली इसके आगे वर्चुअल लिख दो ना। वर्चुअल लिख दो तो जो आप चाहते हो, जो लॉजिक आप चाहते हो वही होगा। अब डिसीजन करते वक्त समझ में आएगा किसको किसकी कॉलिंग हो रही है, अब वो आएगा। किसकी जिसकी कॉलिंग होगी वो आएगा, बात खत्म। जो आप लॉजिक चाहते हो वो आएगा। इसीलिए हमने वर्चुअल लिखा है, ताकि रन टाइम पे डिसाइड हो। जैसे कोड रन हो रहा है वहां डिसीजन चालू, रन होते होते डिसीजन चालू। भाई किसको बुलाना है, किसको बुलाया गया, हाँ उसको सही आदमी को फोन लगाओ। ठीक। तो ये वाला चीज है। आइए, अगला पिलर, इनकैप्सुलेशन। ये क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है। इनकैप्सुलेशन, समझो कि एक कैप्सूल आपने देखा है ना, सिंपल एकदम, दवाई होता है ना। इस तरह की कैप्सूल आपने कभी खाया है, कभी देखा है किसकी होती है, कैसी गोली। याद है वो गैस वाली गोली इसी तरह होती है ना, वो अंदर छर्रे टाइप के भरे होते हैं। और या विटामिन ई टाइप की गोलियां देखोगे तो आप ऐसे कुछ लिक्विड अंदर भरा होता है, ट्यूब टाइप का। तो इस तरह का आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जीवन में। तो ध्यान से देखो, अगर मैं उसको इनकैप्सुलेशन कैसे रियल वर्ल्ड से आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, कि समझो एक क्लास है पूरा, ठीक है, क्लास है पूरा बना हुआ है। अब भैया इस कैप्सूल का एक आउटर स्ट्रक्चर भी होगा, जो आपको दिखाई देता हो, लेकिन जो अंदर होगा ना, वो आपको दिखाई जरूरी नहीं दे।
और उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। आप तो सीधे उठाए, हाँ हरी हरी गोली है, विटामिन ई की ले ली अंदर। तो इनकैप्सुलेशन भी वही कर रहा है, हाइड कर रहा है चीजों, छुपा के रख रहा है। वेरिएबल्स, क्लास में क्या क्या छुपा सकते हैं भाई, दो ही चीज तो होते हैं, क्या? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। वेरिएबल्स और फंक्शन, मेथड्स, यही सब तो है, और क्या छुपाएंगे? छुपाने को है क्या? तो फिर से इनकैप्सुलेशन का मतलब हम देखो, ये सब बता के आ रहा हूँ आपको, यही बताया था ना, सिक्योरिटी देता है। वहां तक तो सी और सी बराबर थे। स्ट्रक्चर के बाद जो देखो, जिन्होंने सोच के बनाया है, देखो तो कितनी रियल वर्ल्ड की चीजें डाल दी हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कि जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड को उन्होंने समझा। एक मिनट, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हमें अंदर की पता ही नहीं चलती क्या है क्या नहीं है। तो उसी के बेस पे प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, उन्होंने वो इजाद किया। तो वेरिएबल्स और मेथड यही हाइड करेंगे अंदर, है कि नहीं? चलो, यानी हमको दिखेगा सेल, लेकिन हमारा भी मेन फोकस क्या है, अंदर क्या है हाइड करना। अंदर हाइड कैसे सर करोगे? ये एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक। क्या नहीं समझ में आया, बताओ थोड़ा। इनकैप्सुलेशन ही नहीं समझ में आया। ठीक। इनकैप्सुलेशन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ सेजल, कि किसी भी चीज को ना, एक क्लास है ना, आपको क्या करना है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आपको एक साथ बंद कर देना है एक डिब्बे के अंदर, ताकि कोई सेंसिटिव डेटा का डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले पाए। आप क्या अंदर का डायरेक्ट एक्सेस क्या कर पाओगे? क्या क्या आपको पता है कि अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है? आप तो दवा का सिर्फ ऊपर का सेल देखा, आपने ले लिया विटामिन ई का कैप्सूल समझ के, लेकिन अंदर तो उसके बहुत सारे मिश्रण होते होंगे ना, उसका कंपाउंड बहुत सारा है ना, मिला हुआ है बहुत सारी चीजों से। तो जो अंदर की कंपाउंड है, वो हो ना जाए, वो कहीं खो ना जाए। आपको कंपाउंड मिले कैसे? ये जो अंदर का बना है, ये जो छर्रे अंदर दवाई के अंदर भरे हैं, या विटामिन ई के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, आपको लिक्विड दूं कैसे? मैं कैसे दूंगा? तो मैंने क्या सोचा कि यार एक कैप्सूल बना देता हूँ। सर उससे क्या होगा डॉक्टर साहब? अरे कैप्सूल बना दूंगा तो मेरा क्या, लिक्विड या जो भी छर्रे में डाल रहा हूँ उसके अंदर ना, वो स्टोर रहेंगे, सेफ हो जाएंगे। ऐसा, वो क्योंकि बहुत सेंसिटिव है वो, ऐसे हाथ में नहीं दे सकता। तो कैप्सूल बना दो, एक जगह बंद कर। अच्छा, तो इसलिए कैप्सूल बना, हाँ। तो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, कि मेंबर और ये वेरिएबल ना, ये जो भी मेथड वगैरह है ना, ये सब मेथड और वेरिएबल, ये सब खुला मत छोड़ो, इनको एक जगह बाइंड कर दो, जिससे कोई भी ऐसे एक्सेस ना कर पाए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कैसे? कोड के थ्रू आप समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो इनको इनकैप्सुलेशन है किस लिए? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मेंटेबिलिटी, ये सब पढ़ लो, ये अभी समझ में आ जाएगा, जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कोड सिक्योरिटी देता है, प्रोटेक्ट करता है डेटा, डेटा को हाइड करता है ना, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो सब कुछ हाइड कर रहा है, सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह दे रहा है। अंदर के बारे में सोचोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ये बातें सत्य हैं। ठीक। आइए एक कोड देख लेते हैं, सब खेला क्लियर हो जाएगा। नेम यूजिंग, क्या लिखा है? नेम इस पे स्टैंडर्ड, ठीक है सर। क्लास बना है बैंक अकाउंट, ओ प्राइवेट, प्राइवेट की बात है, ठीक। चल, बैलेंस को हमेशा प्राइवेट रखा ताकि कोई डायरेक्ट चेंज ना कर सके। हाँ बात भी सही है यार, मेरा बैलेंस कोई आके और चेंज कर देगा तो खेला नहीं जाएगा, गड़बड़ है ना। बैलेंस अगर मेरा एटीएम में दिखा रहा है, बैलेंस इज इक्वल टू कुछ रुपए, सम सम सम, तो भैया वो तो कूलर ही से अच्छा बैलेंस इज इक्वल टू इतना दिखा रहा, तो मैं बैलेंस इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, इसका तो गेम तमाम हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखो, पैसे हैं नहीं, जो बैंक अकाउंट एटीएम एटीएम देख रहे हो, पैसे नहीं है, वो वैल्यूज हैं। आपके अगर घर के अकाउंट में या कहीं पे अकाउंट में दिखा रहा है ना कि 1 लाख रुपी, जैसे 1 लाख मतलब कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसे, है ना? तो वो क्या है, वो तो वहां पे वैल्यूज है ना कुछ, जो वैल्यूज लिखी है, इसको सेट मार दो, जीरो हो गया, खत्म, गायब पैसा, खाली जीरो शो करने से।
जब एक्चुअल आपके हाथ में आ रहा है तब तो आपको दिख रहा है नोट है कुछ है, लेकिन एक्चुअल में जब बैंक में है क्या वैल्यूज हैं और कुछ है नहीं, करोड़ों अरबों खरबों की सब वैल्यूज होती हैं अमीरों की, वैल्यूज हैं। तो पहली बात तो वैल्यूज है, ठीक। अब बैलेंस इज इक्वल टू इतना भी है, बैलेंस को एक्सेस कर लोगे तो मेरा तो हो गया भी जीरो हो गया, नहीं ऐसे ऐसे नहीं करने दूंगा। तो इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि जिन चीजों को आपको नहीं डायरेक्ट एक्सेस देना है उसको आप बाइंड कर दो जगह, है ना, बंद कर। तो हम कैसे बंद करें भैया, डब्बा कैसे बनाया, अब एक्चुअल में तो डब्बा समझ में आता है, किसी के अंदर बंद कर दो, ताला लगा दो, कुछ कर दो। लेकिन अब क्लास में है ही क्या, अरे सर आपने तो बताया था ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, किसको किसको याद है, लाइक करके जल्दी से। बढ़िया। बस इन्हीं सब मदद से कर पाएंगे, हाँ सेजल समझ गया। तो इन्हीं सब की मदद से तो समझ पाएंगे, है कि नहीं। हाँ भाई देखो सही भी है ना, समझ में आ जाए तो दिल खोल के आपको लाइक करना है, और दिल खोल के लाइक कैसे करेंगे, तो दिल ही भेज दिए। तो पब्लिक, ठीक। आ, प- क्या नाम है, पब्लिक, पब्लिक के अंदर देखो हमने ये बनाया है। समस्या ये है कि इस क्लास की इस चीज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक मिनट आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो जानना है इसके अंदर का लिक्विड मुझे टच करना है, कैसे करूं मैं टच, मुझे इस कैप्सूल के अंदर के लिक्विड को टच करना है बस, है ना, कैसे। अरे सोच क्या रहे हो, ये जो पब्लिक वाला चीज है, पब्लिक कौन है, इसको सब एक्सेस कर सकते हैं, ये जो क्या है सेल है, ये पब्लिक है, और ये सारा प्राइवेट है। यानी इसको का टच करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो, इस सेल को आप थोड़ा सा अनकवर, या इस सेल के थ्रू आप यहाँ पे टच कर लो, सेल को थोड़ा सा अनकवर करो, आप टच कर लो उस चीज। अच्छा, ऐसा, यानी कि ये सेल का काम कर रहा है। पब्लिक क्या है, पब्लिक के थ्रू हम इस बैलेंस वाली चीजों को कर पाएंगे। अच्छा कुल मिला के सबसे पहले हम रन करा के आपको कोड दिखाते हैं ना। क्या है, संस्कृत में ही मंत्र चल रहे हो क्या, आपको समझ नहीं। आइए, पहला इनिशियल बैलेंस 5,000, कोड देखिए जल्दी जल्दी। सी आउट, बैंक के अंदर आइए जल्दी से, है ना, बैंक के अंदर, कोड के अंदर आइए, बैंक। इंट मेन हर जगह है भैया, सारा कॉन्सेप्ट है ना, कोडिंग याद रखना जीवन के हर पहलू में। तो इंट मेन, मेन के अंदर बैंक अकाउंट बना दिया हमने, है ना, आपका बैंक अकाउंट क्लास बना दिया। फिर माई अकाउंट के अंदर 5,000 डाल दिए, देख लो मेरे अकाउंट के अंदर 5,000 गए। ठीक, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है भाई, रियल वर्ल्ड। अब क्या है कि सी आउट माई अकाउंट डॉट बैलेंस। अच्छा कोई मेरा बैलेंस डायरेक्टली, क्योंकि गए कहाँ, ये रहा ना प्राइवेट, माई अकाउंट डॉट बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि प्राइवेट है ना। देखो रन करके, एरर आ जाएगा, नहीं कर सकते। अच्छा सर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने कमेंट आउट कर दी। फिर सी आउट इनिशियल बैलेंस कितना है, तो माई अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। गेट बैलेंस कहाँ है भैया, ये रहा गेट बैलेंस। तो बैलेंस के अंदर 5,000 चले गए और रिटर्न करो बैलेंस, सीधे सीधे बैलेंस रिटर्न करो। तो ये स्टेटमेंट के साथ इनिशियल बैलेंस कितना है, 5,000, हाँ बात तो सही है, 5,000 है सर। माई अकाउंट डॉट डिपॉजिट 2,000, सर डिपॉजिट कर दो ना 2,000, अभी डिपॉजिट करना है, बैंक वाले के पास कोई आया है, तो 2,000 मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। करंट बैलेंस माई अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, सबसे पहले डिपॉजिट तो कर दूं सर, फिर गेट बैलेंस कर लेना। तो डिपॉजिट 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 ये रहा, सर पब्लिक मेथड है डिपॉजिट करने का। तो करना क्या है सर, एक फंक्शन बना दिया डिपॉजिट, जिसके अंदर इंटीजर पास होगा, जो अमाउंट है आपका, अच्छा 2,000 है क्या, हाँ 2,000 है सर, हाँ 2,000 जीरो से बड़ा है क्या, पहले पता तो चले, माइनस में तो कहीं, क्योंकि वैल्यूज है ना, वैल्यूज। अब इनपुट करने जा रहा हूँ कोड में, भैया आपने उसको दिया 2,000, अब कंप्यूटर वाले ने लिख दिया -2,000, क्या बैंकिंग है, क्या पढ़ाई है। पता चला आपने दिया 2,000 का नोट और उसने -2,000 ऐड कर दी, नहीं पॉसिबल नहीं होना चाहिए सर, इसीलिए कोड लिख दिया। अच्छा, एक मिनट, ही तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ है ना, छोटा सा। अमाउंट इज इक्वल टू, क्या अमाउंट बड़ा है क्या जीरो से, हाँ बड़ा हो, तो भैया बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। अच्छा, यानी 5,000 प्लस
जो अमाउंट आपका 2,000, 5 2 7,000 अब बैलेंस बन जाएगा और डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक किसको किसको समझ में आ गया? यहाँ तक जल्दी से लाइक करें। बढ़िया। सेजल कुछ बोलना चाह रहे हो? जी सर, समझ आया। बढ़िया। तो है ना, अब क्या है? चलो 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 आगे। माई अकाउंट विथड्रॉ 8,000, है ना, 8,000। मैं गया अपने अकाउंट से 8,000 रुपया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बैंक से। 5 2 7,000 तो डाला हूँ अभी, अब 8,000 निकालूंगा। तो आपको रियल लाइफ में समझ रही कैसे 8,000 कहाँ से निकाल पाएंगे आप? तो होगा नहीं। इनसफिशियंट आना चाहिए, बैंक में यही आता है एटीएम में ज्यादा निकाल लोगे। तो यहाँ पे आ रहा है क्या वैसा? करेंट बैलेंस सर 7,000 है, और आपका जो है इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट इनसफिशियंट बैलेंस। हाँ यार, ऐसे तो आता है। एक मिनट, ऐसे ही आता है तो इसका कोड है कहाँ? ये रहा, ये रहा। विथड्रॉ फंक्शन को कॉल किया। विथड्रॉ फंक्शन के अंदर इंटीजर कुछ अमाउंट पास होगा। कितना पास होगा हमारा? 8,000। अच्छा, क्या 8,000 जीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। क्या 8,000 मेरे बैलेंस से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। आपके बैलेंस से ज्यादा, आपने औकात से ज्यादा मांग लिया, है कि नहीं? तो भैया फिर एक मिनट, सही है क्या ये? अमाउंट से बड़ा है, ध्यान से इसको समझो। इसको वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं, है ना। क्या था, हमने कितनी मांग की है? 8,000 की। क्या 8,000 जीरो से बड़ा है? है। क्या साथ में 8,000 क्या बैलेंस से छोटा या बराबर है? जीरो कहाँ है? अच्छा, बैलेंस कितना है अभी हमारा? 7,000। 7। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ये वाला गलत बात है। 8,000 बड़ा हो गया। अच्छा सर, मतलब एल्स वाला चलेगा क्या? हाँ हाँ, एल्स वाला चलेगा। किसको किसको बात जल्दी समझ में आ गई यहाँ तक? लाइक एल्स। ओहो, ये कोड चल जाएगा। तो यानी दिस विल फेल, ये वाला नहीं चलेगा। हाँ, सही तरीके से औकात में मांगी पैसा 1,500 रुपए, है ना, 7,000 जमा की है, ज्यादा मत मांगी रख। तो 1,500 रुपया मांगेंगे, तो इसके अंदर वाला कोड विथड्रॉ हो जाएगा सक्सेसफुली। साथ ही साथ बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। 7,000 जो बैलेंस इज इक्वल टू 7,000 माइनस कितना अमाउंट है सर? 1,500 डिडक्टेड। कितना बचा? 5,500 रुपया फाइनल बैलेंस। आपने देखा 3 फंक्शन या 2 फंक्शन कितने हैं? पहला गेट बैलेंस, बैलेंस जानकारी जानने के लिए। देखो, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं पता चलता, आप तो खाली बटन टिप टॉप करते रहते हो, और अंदर देखो ये सब कोड चलते रहते हो वहां पे। कुछ समझ में आ रहा है एक्चुअल में सोचो प्रोग्रामिंग करके क्या क्या चीजें बनाई गई हैं? कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा जीवन में आपको आज, आंखें खुल गई होंगी। अब देखिए, है ना, वो खेलने मत लग जाना जाके एटीएम पे, ये देखता हूँ आज इनका कोड कितना चलता है। तो देखो, माई अकाउंट डिपॉजिट वाला कोड चल रहा है, उसके बाद विथड्रॉ वाला कोड चल रहा है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है चीजें चल रही। किसको किसको पूरा कोड जल्दी समझ में आएगा? लाइक मारो। और आपको ये समझ में आ गया कि बैलेंस को डायरेक्टली हम नहीं एक्सेस कर सकते, हमको इन मेथड के थ्रू ही करना पड़ेगा। यानी हमको समझ में आ गया कि प्राइवेट को एक्सेस करना है तो पब्लिक मेथड के अंदर, जो कि देखो क्लास के अंदर ही है ना सब। ये देखो, हमने इसके अंदर ही बाइंड किया हुआ है ना सब कुछ को। ये है क्या क्लास? वो कैप्सूल था ना, इसी के अंदर बाइंड किया है। ये क्या है? उस दवा के अंदर भरा हुआ लिक्विड है। ये क्या है? उसका सेल है। सिंपल। आइए, आइए, आंसर बताइए। साथ में ये भी। पहले आंसर बताइए जल्दी से, फटाक से आंसर क्या हो? आंसर इन द सेंस कि समझ के। और ये समझ के क्या, ये सच में इनकेप्सुलेशन का एग्जांपल कोई बोले, या सच में इसके अंदर मुझे इनकेप्सुलेशन अब दिखने लग गया? हाँ भाई, इनकेप्सुलेशन दिख रहा है। तो आंसर बताइए क्या आएगा स्क्रीन पर, लाइक कर दीजिए, इनकेप्सुलेशन दिख रहा होगा।
जल्दी से। बढ़िया, सेजल को दिख गया। बाकी लोग को भाई कब दिखेगा इनकैप्सुलेशन? पता है ना, कॉन्सेप्ट है, विजुलाइज करने का तरीका है, कोई चीज लिख के नहीं आएगी अब। वो चलेगा सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही। बस वो तरीका है विजुलाइज करने का, कर पाओ तो ठीक है। आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई, इतना सोचना नहीं है, आंसर क्या आएगा? क्यों भैया, कहाँ अटक पटक गए सब आप? दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? सैलरी कितना, 1000? 50,000? चलिए हम और मिलकर खेलते हैं। 50,000 आ गया है, ये 50,000 है। क्या बात है। तो देखो, इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट है। तो जो प्राइवेट लग गया यहाँ पे देख रहे हो, आप सैलरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। सैलरी को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक का कुछ बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज को। और उसी के अंदर ये बाइंडेड है, देख रहे हो? इसी क्लास के अंदर, इसी कैप्सूल के अंदर ये बाइंडेड है। यानी आप जरूरत पड़ने पर डेटा हाइड कर दे। आपको नहीं बताना है। आपसे कोई सैलरी पूछ रहा है, सैलरी इक्वल टू इतना आ रहा है, कोई बैठ के हैकर भैया सैलरी इक्वल टू 0 कर रहा है, सैलरी सैलरी कर रहा है, उसको सैलरी पता ही नहीं है, सैलरी एक्सेस कहाँ से हो रही। खाली बस सैलरी सैलरी बस चेंज कर रहा है, इसी कीवर्ड के साथ छेड़खानी कर रहा है, आप कर ही नहीं पाओगे। आप पहले ही कर लेते थे ना, आसानी से याद करो। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, बाद में मन किया बी इज इक्वल टू 6। याद है? बी प्लस प्लस जो मन में आ रहा है करे जा रहे हो। देखो, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्लासेस के अंदर ये चीज नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली। यही तो फायदा है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का। रियल टाइम चीजें पढ़ रहे हो जो रियल वर्ल्ड में काम करती है। आइए, प्राइवेट। तो भैया प्राइवेट क्या है? प्राइवेट क्या है? देखो, अभी आपने समझ में आ गया, जो बातें मैं बताऊंगा उसको समझ लोगे तो प्राइवेट समझ में आ जाएगा। पब्लिक तो देख ही चुके, पब्लिक मतलब कोई भी कहीं से भी एक्सेस एक्सेस कर ले रहा है। बट प्राइवेट को समझना जरूरी है, प्रोटेक्टेड को। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। क्लास के अंदर। एक मिनट। अच्छा हाँ सर, सही तो है, क्लास के अंदर ही तो है सर। ये इसको एक्सेस कर ले रहा है, ठीक 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 ठीक। बात समझ। यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर से आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उन्हें दूसरे इनहेरिट क्लास में होता है ना, उसी का जन्मा, उसी पेरेंट का जन्मा चाइल्ड क्लास, उसी को मतलब यूज नहीं कर सकता अपने पेरेंट की चीजों को। ठीक। प्राइवेट मतलब होता है प्राइवेट। समझ रहे हो? प्राइवेट रूम में पापा का माप नहीं जा सकते, बात खत्म। बच्चा भी नहीं जा सकता माता पिता के प्राइवेट रूम। तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट है, बात खत्म। उसका खुद का डिराइव्ड चाइल्ड क्लास भी यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात, यूज किस लिए होता है भैया? सिंपल सी बात है। या जो प्राइवेट तिजोरी होता है ना, तिजोरी घर में, उसको आप हर किसी को एक्सेस नहीं मिलता, खुद के बच्चों को भी नहीं। तो सेंसिटिव डेटा इनकेप्सुलेट करने के लिए है कि नहीं? बात समझ में आ गई? आइए, आउटपुट बताइए, अब इस बार मुझे चाहिए आउटपुट। पढ़िए कोड, बनाइए आउटपुट। प्राइवेट में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। आउटपुट क्या है? सर आउटपुट वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स 5। वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद 5। आइए, आइए, कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दिया है आप लोगों ने एकदम से, है ना? अभी अभी बताया, किसको एक्सेस करने की हिम्मत नहीं है किसी में,
कोई बाहरी प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। डायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सर, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं तो क्या अब एक्स की वैल्यू आएगी? आएगी। आप इसको डायरेक्टली, प्राइवेट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। पता ही नहीं है इस चीज का। पब्लिक फंक्शन के अंदर, उसके अंदर से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट का सबसे बड़ा रूल यही है, इसके बाहर प्राइवेट खत्म। समझ में आ गया तो लाइक आगे बढ़ते हैं। शानदार। आगे समझ, आंसर बताइए। बताइए बताइए बताइए। समझ के आंसर बताओ तो समझदार हो। आंसर क्या है स्क्रीन पर? आराम से, टेंशन मत लिया करो ना। पानी वानी पी लो, थोड़ा सांस ऊपर नीचे, प्राणायाम अनुलोम विलोम कर लो आराम से, लेकिन आंसर बताइए। क्या आएगा स्क्रीन? चलिए, कॉपी करना स्टार्ट कर देता हूँ गाइस। आंसर बताइए। है ना वो, जैसे पहले होता था ना वो सोटा लेके आंसर बताइए, ये सोटा लगा, आंसर बताइए। चलो भैया, किसी को नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। सीक्रेट 42, वाओ, सीक्रेट 42। बाकी लोग को पता ही नहीं है। किसी ने बोला तो कम से कम कुछ। बोलो भैया, क्या दिक्कत हो रही है बताओ, सेजल रागनी क्या दिक्कत हो रही, क्यों क्यों नहीं आंसर बोल पा रहे हो कुछ? राजू देखो, आंसर तो बोल रहा है। कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज हो गए तो लाइक बोल। आंसर के बाद क्वेश्चन रेडी रहते हैं, और कंफ्यूजन भी है। लो भैया, अब आंसर दे दिया तो अगला सवाल आ जाएगा, इसलिए आंसर नहीं देते हो क्या आप लोग? सेजल, क्या दिक्कत हो रही है? चलिए, हम लॉक कर रहे हैं ना, बटन दबा रहे हैं। और फिर से वही आना चाहिए। क्या? सीक्रेट वाया पेरेंट फंक्शन 42। क्या बात सही है? क्या बात सही है? सही होना चाहिए तभी तो आंसर है। क्या ही बोल रहे हो आप? अगर मैं इसको हटा दूं, एरर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सीक्रेट को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। सीक्रेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों क्यों क्यों? ऐसा क्यों? ये एरर क्यों हो गया? जल्दी से कोई बता दे। ये एरर क्यों हो गया? क्लास के अंदर तो है, एरर कहाँ से आ गया? मेन के अंदर थोड़ी से कॉल है। ऐसा कैसे हो गया? मेन के अंदर से थोड़ी ना कॉल किया है सीक्रेट को, क्लास के अंदर से ही तो किया है। प्राइवेट में तो था भाई, क्लास के अंदर से तो एक्सेस हो सकता है।
भैया 2 बातें बताया हूँ, वही नहीं समझ पाओगे मैं तो क्या थोड़ा होगा। कंफ्यूज हो जा रहा है इनकैप्सुलेशन में। कुछ नहीं कंफ्यूज, एक चीज बताया हूँ, प्राइवेट इंकेप्सुलेशन है क्या, क्यों समझ रही हो, कहाँ मैं पूछ रहा हूँ इंकेप्सुलेशन। मैं पूछ रहा हूँ प्राइवेट, प्राइवेट में बता दिया ना कि पेरेंट की चीजों को, कुछ ऐसी चीजें पेरेंट की बहुत ज्यादा प्राइवेट है, उसे बच्चा भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों एक्सेस नहीं कर सकता, शायद वो उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो बाहरी तो छोड़ो, उनका बच्चा भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये लाइन क्यों नहीं याद हो पा रही है, इस लाइन क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये पेरेंट क्लास है और ये इसका बच्चा है। बच्चा भी सीक्रेट वर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। कितने लोग को बात समझ में आ रही, लाइक। अभी कहाँ समझ में आ गई, अभी कौन सा मैंने जड़ी बूटी आपको दे दिया भैया, क्यों समझ में आ गया, अभी मुझे बताइए, मुझे बताइए क्यों समझ में आ गया आपको, मेरा क्वेश्चन है क्यों समझ में आया, चलो बताओ। अभी तक क्यों नहीं आया था? ऐसे आदमी कैसे पढ़ाएगा भाई। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, क्या ऐसा हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में। अब क्या करें, संस्कृत में लिखेंगे भाई। ये देखो, कुछ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इनकेप्सुलेशन कुछ चीज की, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आउटपुट क्या होगा। और क्या प्राइवेट का इतनी मीनिंग नहीं समझ में आई कि प्राइवेट मतलब, समझ रहे हो कितना ज्यादा प्राइवेट हो सकता है किसी के लिए, कि कितना यस सर। कितना इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो सकता है कि कोई बाहरी तो छोड़ो, खुद उसका बच्चा नहीं एक्सेस कर सकता। और ये बात सत्य भी होती है ना, ऐसा कुछ बनी बनाई कहानी तो है। आइए, आंसर बताइए। अच्छा, इसी का बताया था क्या आपने। सीक्रेट 42 आंसर आपने बताया था। चलिए, इसका आंसर बताइए फटाक से। अब तो चाहिए भैया, अब तो चाहिए आंसर, है ना। अब सबसे चाहिए, जल्दी बताओ। बताओ, ज्यादा देर नहीं करूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा आप, 11 बजे ही छोड़ दूंगा बस। आज की क्लास वो कितनी छोटी है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, पता है सिर्फ आधे घंटे, एक कितने घंटे, 1 घंटे की क्लास है, कुछ है नहीं। ये जो एक्सटेंड हो रहा है ना, सही बताऊं, आपकी डिले की वजह से हो रहा है, आप जो रोज 4 4 मिनट सोते चले जा रहे हो। अगर वो चीज काट दो टाइम ना, मात्र 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, 1 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए। किसी का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी टाइप कर दे, या बोलना हो बोल दे। देखो राजू देखो सही है आदमी, एक आंसर हमेशा टाइप कर देता है, बढ़िया। आइए, देख लेते हैं, है ना, कहीं सर इसमें से कुछ छुपा के नहीं रखे, अरे सर आप तो हमेशा गेम कर दे रहे हैं यार। अगली बार से जिंदगी में एरर ही बोलूंगा। इसमें क्या दिक्कत हो रही है भैया, क्या दिक्कत हो रही है। डेमो क्लास है, डी ऑब्जेक्ट है, डी डॉट हाइड, हाइड मी है, हाइड मी कर दिया। प्राइवेट है, ठीक है। 1 मिनट, आप प्राइवेट को सर हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टली एक्सेस करने की। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अरे ये तो वही बात हो गई, कुर्ता हो या पैजामा हो, मैं कुर्ते के लिए मेरा प्राइवेट है, पैजामा एक्सेस करते, क्या बोल रहा हूँ भाई, पेरेंट ने बोल दिया तो बोल दिया। इस तिजोरी में जो रखा है नहीं एक्सेस कर सकता, बात खत्म, कुछ भी रखा हो। अभी नहीं फोटो, अरे पापा इसके अंदर तो आपका रुमाल रखा था, आपको फर्क नहीं पड़ता, कुछ रखा हो, उन्होंने बोल दिया है, बस प्राइवेट है तो प्राइवेट है। देखो, इसमें हिडन वाले से जब एरर बता रहा, अगर हिडन हटा देंगे तो इसका आउटपुट हिडन सीक्रेट आएगा। क्या हटा देंगे, क्या क्या क्या। ये जो मतलब आपने बताया कि ये जो हिडन वाला है, हम प्राइवेट वाला हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो सो फंक्शन है ये लोग कमेंट आउट कर दिए, उसमें ठीक, इच्छा आउटपुट पूरी हिडन करके। सीक्रेट आएगा।
ये देख लो, आंसर हटा दी, हिडन सीक्रेट आ। यस सर, क्योंकि मैंने भी वही बोला। तो इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है बच्चों? क्या बताऊं सर इस आ बात? गई, अभी से आया है। आ गई ना? बहुत बढ़िया। बताओ। अब चाहे जो हो भैया, वो तो है ना, ये तो रूल में रूल होता है। चाहे फंक्शन हो जाए, चाहे वेरिएबल। अभी इससे पहले वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल कह रहा हूँ, हाँ वेरिएबल समझो। मेंबर वेरिएबल थे, अभी क्या मेंबर फंक्शंस है। लेकिन है तो प्राइवेट ना, है तो प्राइवेट ना। अच्छा, इसी चीज को अगर पब्लिक लिख दूं तो? प्राइवेट को हटा दूं और पब्लिक लिख दूं तो PUBLIC। ठीक। और इस बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस बार इसको ऐसे कर देता हूँ, और फिर इस बार ऐसे रन कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? पब्लिक और प्राइवेट आ रहा है कि नहीं? यही है अंतर। चलिए। हाँ। प्रोटेक्टेड भी अब देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड सब हो गया कंप्लीट हमारा। प्रोटेक्टेड में क्या रहेगा भैया? खैर से वही दो बात है ना। प्रोटेक्टेड मेंबर आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास। अच्छा, क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। सर वो तो प्राइवेट भी था। अरे ठीक है ना, रुको तो। सर मैं कह रहा हूँ ना, प्रोटेक्टेड जो है ना, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिता बोल रहा है मेरा बच्चा एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर गाड़ी चलाना आ गया तो बेटा बाप की गाड़ी चला सकता है। हाँ, चला सकता है। दे कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बेटा बाप की गाड़ी चला सकता है, लेकिन कोई और आके उस गाड़ी को नहीं चला सकता। हाँ, नहीं चला सकता। तो गाड़ी क्या हुई? प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। क्या हुई? प्रोटेक्टेड हुई, प्रोटेक्टेड हुई, क्योंकि बेटा एक्सेस कर पा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? प्रोटेक्टेड बना ही क्यों? प्रोटेक्टेड बना ही क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं मेरा बेटा कुछ चीजों का एक्सेस करे, सीखे, समझे, समझे तोड़े फोड़े, है ना, कुछ एक चीजें एक्सेस कर रहे, इसीलिए बना प्रोटेक्टेड। लेकिन हम नहीं चाहते हर कोई आके तोड़ फोड़ दे। एक्सटर्नल एक्सेस हम नहीं चाहते। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? दो बार लाइक कर। आइए, लाइक कर दिया आपने। आंसर बताइए। बताइए भाई फटाफट। आप तो समझते हैं। प्रॉब्लम दोनों में होगी, लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे। इससे अच्छा लाइक करके आंसर बता दीजिए। चलो इसको अंदर लिख लेते हैं, कोड के अंदर थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना, ब्यूटीफुल। आइए। प्रोटेक्टेड। क्या होगा आंसर? रन करने पे आंसर क्या आएगा? सही। रिवाइज करना है लेक्चर आज का, बार बार घोटना, बार बार देखना है इसको, है ना। जैसे पानी पीते हो ना, गड़गड़ गड़गड़, एकदम आराम आराम से रिवाइज करना, रुक रुक के, थाम थाम के, खूब अच्छे से पढ़ना। जिंदगी में नहीं भूलोगे। आईडी प्रोटेक्टेड या, ये देखो, है ना, ये देखो, इसको कहते हैं सेफ खेलना, है ना। सर क्या है ना कि देखो मेरा आंसर हाँ है, लेकिन ना लग रहा है, फिर भी मैं हाँ बोल रहा हूँ। क्या मतलब है? रन कर लेते हैं भाई, है ना, दोनों में से एक तो होगा ही जीवन में कुछ ना कुछ। चलो भैया, आईडी प्रोटेक्टेड हो गई आपकी 81। देखो, होशियार लोग। भाई, ये आंसर आया कैसे? जो भी आया गया। चाइल्ड बना क्लास। ठीक है सर, है क्या क्लास? है तो दिख रहा है। ऑब्जेक्ट बना एक ऑब्जेक्ट। तो ये ओबीजे क्या है? एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ओबीजे डॉट सेट आईडी 81। एक मिनट, सेट आईडी फिर फंक्शन होगा, हाँ है ना। सेट आईडी, आर्गुमेंट गया 81। 81 स्टोर हुआ आईडी प्रोटेक्टेड के अंदर, इसकी वैल्यू हो गई 81। लेकिन ये चीज हो कैसे गई इतनी छेड़खानी? क्योंकि ये चीज प्राइवेट होता तो एक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि प्राइवेट तो, है ना, बाप
कोई भी समझ रहे तुम क्या चीज इसने छेड़खानी कर दी। गया ऊपर से चाबी लेके चला है, समझ रहे? क्योंकि चाबी छूने का अधिकार पिताजी ने दिया था बच्चे को, इसीलिए चाबी इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड लिखा था। समझो ना रियल लाइफ। चाबी कार की कार चाबी मांगी गई, गया लड़का लेके चला आया कार की चाबी, क्योंकि पिताजी का वही टच कर सकता था चाबी, है ना? तो चाबी लेके चला आया, बस। ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले आईडी डिस्प्ले हो गई। तो एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं प्राइवेट लिख दूं तो नहीं हो पाएगा? अच्छा देखो, कीवर्ड ध्यान रखना, प्राइवेट पब्लिक सब कीवर्ड्स हैं। देखा है, देखा आपने गलती कैसे हुआ? प्राइवेट लिखने पे अब बोल रहा है पेरेंट हक, है ना? ये मेरी एटीएम की पासवर्ड है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो प्राइवेट है। जैसे मैंने प्रोटेक्टेड लिखा तो उसका बच्चा भी एक्सेस कर पाया। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? आया क्या? जल्दी से लाइक करो। और लाइक चाहिए। क्या बेसिक, बढ़िया, आ जाओ। एक आखिरी आंसर, इसको जल्दी से मुझे आउटपुट को ही समझा दे फटाक से, एंड किया जाए। आउटपुट जल्दी से कोई समझा दे, क्या आएगा? बता दो जल्दी से, समझ में आ गया तो बता दो। भाई लिख लिख के आ रहा हूँ, समझ रहे हो? जब प्रश्न होता है ना, उसके आगे आंसर भी लिख दो, फिर पूछो बताओ आंसर क्या है। मैं वो वाला इंसान आदमी बन गया। फिर भी बच्चों को अब तो भाई, अब तो बता दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप आंसर रट के बताओ, आंसर ऐसे कुछ भी बताओ। मैं हमेशा से ही चाह रहा, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के बता दो। रन किया जाए, आंसर क्या आएगा? कोडिंग में हमेशा याद रख, जैसे डॉक्टर होता है ना, इलाज करता है, रिजल्ट क्या होगा? मरेगा या तो जिएगा, और क्या? इसी में भी या तो एरर आएगा तो आंसर आएगा। सर मेरा नेट स्लो है, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और किसी का नोट नेट स्लो है क्या भाई, बता दे। देखो आदमी इतना नेट था, कम से कम आदमी इतना आंसर दे पाए कि नेट स्लो है। आपका भी स्लो है, आप बता दीजिए। सेजल, रागनी, क्या दिक्कत हो रही है स्कूल में? बताओ जल्दी से, खत्म करते हैं। क्या सर? क्या दिक्कत हो रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर मुझे ना अभी तक प्रोटेक्टेड समझ में ही नहीं आया, मतलब इतना तो समझ में आया कि उसमें जो क्या कहते हैं, आप जो एग्जाम्पल दिए थे कि उसका बेटा यूज कर सकता है लेकिन और कोई नहीं, वो एक तरीके से प्राइवेट ही है, बस जिसको वो चाहता है वही एक्सेस कर सकता है, बट उसका प्रोग्राम नहीं समझ में आया। अरे समझना क्या है उसमें, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझना कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, देखो तो ध्यान से। अब बात यही है ना, कि जब बात है कि आपने क्या क्लास बनाई डिराइव्ड, आपने डी लिख दिया ऑब्जेक्ट, डी डॉट एक्सेस डॉट प्रोटेक्टेड, एक फंक्शन बना दिया है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। तो भैया जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन को कॉल करोगे, ये फंक्शन भी एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है, इस फंक्शन को जो है प्रोटेक्टेड बनाया गया दूसरी क्लास में। ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, ये अपने पेरेंट क्लास में जा रहा है, बेस क्लास में, और लेकिन ये प्रोटेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये जो चेन है यहाँ पे, ये ओके हो गई, डन, डील डन। तो सही तो है ना? ये तो मैंने इनहेरिटेंस कितनी बार बताया, इनहेरिटेंस ही तो है, कुछ अलग नहीं है। भाई इनहेरिटेंस पढ़ाया हो कि नहीं, ये बताओ। इनहेरिटेंस जी ऐसे ही सर। चलता था, तो क्या दिक्कत आ रही है? इनहेरिटेंस नहीं समझ पा रहे हो? खाली प्रोटेक्टेड लिख दिया, इनहेरिटेंस गड़बड़ हो गया सब। खाली एक कीवर्ड मैंने लिखा है और आज तुम्हें इनहेरिटेंस नहीं समझ में आ रहा है, सोचो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रोटेक्टेड लिख दिया। सर इनहेरिटेंस समझ में आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। तो बस हो गया ना, प्रोटेक्टेड बस एक रूल है कि भाई हाँ क्लास के अंदर ही हो, लेकिन अगर दूसरा क्लास है तो उसका भैया एक्सटेंडेड क्लास ही होना चाहिए, उसका बच्चा ही एक्सेस कर पाएगा, बात खत्म। एक लाइन ही तो बोल रहा हूँ, उसी पे सारे सवाल बन यस जा रहे हैं। सर। क्यों रागनी, आ गया सर। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आया समझ में? आ गया सर।
चिल्ला देते हो तुम लोग यार क्लास। तो बात आज की इतना पे खत्म कर देता हूँ मैं, कि देखो भैया, है ना, स्पेसिफायर आप देखो, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तो इन दोनों में क्या फर्क था? एक्सेस इन सेम क्लास, क्या उसी क्लास के अंदर है क्या? तो हाँ भाई, उसी क्लास के अंदर एक्सेस है, एक्सेसिबल है। एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास कोई पूछे तो प्राइवेट वाला नहीं, बेटा नहीं कर पाए। बेटा कर लिया क्या? हाँ, जब वो प्रोटेक्टेड होगा। जो भी चीज प्रोटेक्टेड होंगी, संरक्षित में होंगी, वो हो जाएगी। और एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, क्या बाहर से एक्सेस है क्या? तो दोनों का आंसर है नहीं। घर के बाहर वाले मेरे चीजों को नहीं, मेरी जमीन जायदाद को मेरा बेटा एक्सेस कर सकता है बस, बाहर वाले एक्सेस नहीं कर सकते, कि कोई भी आके कुछ भी निर्माण कर देगा। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक, इतनी बात ही बस समझानी थी। आज हमने इनकैप्सुलेशन देख लिया, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड सब खत्म गया। अब नहीं आएगा। सर कल का टॉपिक क्या है? बचा ही क्या है? एब्स्ट्रैक्शन बचा है, एब्स्ट्रक्शन। वो भी कुछ नहीं है। एब्स्ट्रक्शन क्लास मतलब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रक्शन हम पढ़े थे कॉलेज में, वर्चुअल और प्योर वर्चुअल का जो क्लास होता है वही एब्स्ट्रक्शन होता है, एब्स्ट्रक्शन ना? तो बस एक कीवर्ड लग जाएगा आगे, प्योर वर्चुअल, वर्चुअल काम खत्म। कैसे? एक आगे कीवर्ड लग जाएगा, वर्ड यूज हो जाएगा, वर्चुअल, प्योर हाँ, वो वर्चुअल। प्योर वर्चुअल और वर्चुअल क्लास, वर्चुअल फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन था वही एब्स्ट्रक्शन क्लास था। तो बस वर्चुअल तो देख ही लिया, कंपाइल टाइम पे काम करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड। अब प्योर वर्चुअल देख लोगे हाँ, एब्स्ट्रैक्शन बनाने के लिए, बात खत्म। और वर्चुअल को प्योर वर्चुअल बनाने के लिए उसके साथ इक्वल टू जीरो लगा देते तो वो प्योर वर्चुअल हो जाता है। अब देखो, इतना सब तुमको याद है ना, वो तो वही बात होगी, किसी को अपना पुनर्जन्म याद है, लेकिन अभी का आज का जन्म का क्या बात है वही नहीं पता आता है ज्यादा। तो अरे भैया सर मतलब ना मुझे आज वाला भी याद है, लेकिन वो वाला ज्यादा अच्छे से याद है क्योंकि उसके लिए क्लास में डांट सुने थे ना, इसीलिए। अरे और जिस चीज के लिए यार, डांट सुने रहो वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। बड़ी समस्या है। बताओ हम क्या करें? हम इतने दूर से तो तुम्हें डांट नहीं सकते। हम तो दिख भी नहीं रहे हो ना, लेकिन समस्या कॉलेज में ये तो है। सुनते हैं ना सर। एक तो दिख भी नहीं रहे हो ना, बात ये है। आज दिखते रिजल्ट ना तो आया और हम लोग डांटते का हैं। कॉलेज का, सेकंड सेमेस्टर का। क्या ही बोलूं हम, बताओ। नहीं सर, आज वाला भी समझ में आया है। और जो अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं भी आपका क्लास सुबह में देख लूंगा एक बार फिर से। नहीं भैया, देखिए और उसको समझिए, और आदत मत बनाओ जिंदगी में कि कोई डांटे मारे तभी समझ में आए। क्योंकि नो सर, अभी तो ठीक ऐसा लग रहा है, कुछ लेकिन नहीं है बाद में सर। चल के ये सब चीज गलत हैबिट है ये। मैं नहीं चाहता किसी को अगर डांटने मारने से और ये सब ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से अगर लोगों को समझ में आए, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ इतने चीजों को ट्राई करने को, अलग अलग तरीके समझाने के, तो मैं भी वही करने लग जाऊँ, है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए मेरी कोशिश जो है उसको आप लोग साकार बनाओ, ताकि याद लगे कि हाँ, अब खत्म ही हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब्स्ट्रैक्शन है, उसके बाद क्या बचा? बताओ, तुम बताओ, बताओ क्या बचा। एक्सट्रैक्शन के बाद तो कुछ नहीं है सर। उसके बाद देखिए कि क्या था। थोड़ा बहुत जो था टॉपिक होगा, जो मुझे लगेगा अलग से, वो मैं पढ़ा दूंगा हाँ, एक कॉपी जो क्लास। टॉपिक जो बचा है तो बचा है, बस ज्यादा नहीं है अब। तो बस क्लास खत्म है।